मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो वृषण हमने पढ़ा था उसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। वृषण की आंतरिक संरचना जो हमने पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे उसकी कौन सी संरचना। इसमें हम पढ़ेंगे शुक्रजनक नलिका की संरचना। ठीक है, ये जो शुक्रजनक नलिका की संरचना जो है ये एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिकल में अपने आती है। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है, इसका एक सेक्शन कटिंग आता है, अनुप्रस्थ काट की संरचना पूछी जाती है इसमें, वो आपको लिखनी होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो भी कोई भी शुक्रजनक नलिका होती है उसके चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया, और अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं जनन उपकला कोशिका। ठीक है, तो ट्यूनिका प्रोपिया तो उसको बाहर से कवर करती है, जबकि ट्यूनिका जो जनन उपकला कोशिका होती है वो अंदर की तरफ पाई जाती है। अगर हम देखें तो जनन उपकला कोशिका जो होती है वो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर की तरफ अगर हम चलें तो इसमें हमें दो तरह की कोशिका मिलती है, इसमें शुक्रजनक नलिका के अंदर। ये अभी हम चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा हम इसको देखेंगे कौन कौन सी कोशिकाएं इसमें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं अंदर की तरफ। एक तो होती है बड़े आकार की कोशिका जिसको बोलते हैं हम सर्टोली कोशिका, और इसे हम कायिक कोशिका भी कहते हैं। और ये कोशिका जो होती है वो शुक्राणुओं को पोषण देती है, जबकि छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं हम जनन उपकला कोशिका। और ये कोशिका जो होती है वो इसको हम जनन कोशिका भी कहते हैं क्योंकि ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस तरह से होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे हम अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी आंतरिक संरचना कैसे अपने को माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी, किस तरह की होगी, वो अपने यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, जब भी हम इसका सेक्शन कटिंग करते हैं, अनुप्रस्थ काट काटते हैं, तो यहाँ पे अपने को अच्छा इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम ये स्टडी करेंगे कि सब इसमें इसकी आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। दूसरा हम स्टडी करेंगे कि सब इसमें शुक्राणु कैसे बनते हैं। हालांकि ये शुक्राणु का बनना हम अलग से भी अध्ययन करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हम। तो देखिए, जब भी आप वृषण का अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो एक नलिका, शुक्रजनक नलिका, वो पूर्णतः पूरी करती है। ठीक है, ये तो होगी एक शुक्रजनक नलिका। जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका नामांकन भी लिखते जाइए। शुक्रजनक नलिका, और पास की जो होगी वो अधूरी कटेगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पास वाली शुक्रजनक नलिकाएं होती जो आधी करती हैं। ठीक है ना, इनको हमने ऐसे इंडिकेट कर दिया। अब पता है कि शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में यहाँ पे संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें, इस तरह से, जो इन संयोजी शुक्रजनक नलिकाओं को जोड़े हुए रखती है। इसको बोलते हैं हम क्या, संयोजी ऊतक कहते हैं, जो कि इन नलिकाओं को जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें रक्त केशिकाओं का जाल भी होता है। ये क्या होती है, रक्त केशिका, जो कि इसमें ब्लड की सप्लाई करती है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक तो इसमें बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं, पिरामिड आकार की होती है इस तरह की। ये आप चार कोनों पे चार बना लीजिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे बना लीजिए और इसको इस तरह से लाइनिंग से ड्रॉ कर दीजिए। तो जो बड़े आकार की कोशिकाएं बनी हैं इनको हमने बोला यहाँ पे सर्टोली कोशिका। और इसी पे क्वेश्चन बनता है, सर्टोली कोशिका का क्या कार्य होता है। तो सर्टोली कोशिका का कार्य होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। ठीक है ना, जो वृद्धिशील शुक्राणु होते हैं इनको पोषण प्रदान करना होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी कई सारे कार्य होते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं, इस तरह से छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं हम जनन उपकला कोशिकाएं। जनन उपकला कोशिकाएं, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि इसमें जो जनन उपकला कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, आगे चल के शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे शुक्र जनक नलिका। अब देखिए इसमें किस तरह से ये होगा। यहाँ तक तो ये संरचना होती है कॉमन सी, और बीच में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं शुक्राणु दिखा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे क्या दिखा दिया आपने, शुक्राणु। इतना तो आपको मिलता है किसमें, प्रैक्टिकल में मिलता है। किसा प्रैक्टिकल में आपको ये स्लाइड बनानी होती है जिसमें आपको इसके बारे में कुछ नामांकन करने होते हैं, 4 नामांकन करने होते हैं, उसके बाद में ये है। लेकिन इसी में अगर हम और पढ़ना चाहें तो और हम पढ़ सकते हैं कि इसमें शुक्राणु बनते कैसे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही क्या होते हैं कि जनन उपकला कोशिकाएं मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती हैं, तो इन जनन उपकला कोशिकाओं में क्या होता है, सबसे पहले होता है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री जब विभाजन होगा इनमें, जब भी समसूत्री विभाजन होता है तो इनमें क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये बन जाती हैं किसमें, स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है ना। इसमें बदल जाएंगी स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर हो गया। तो किसमें बदलेंगी, स्पर्मेटोगोनिया में। तो स्पर्मेटोगोनिया बनाने के लिए आप क्या करो, इसके ऊपर छोटी छोटी सी कोशिकाएं बना दो, काफी सारी स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगी। स्पर्मेटोगोनिया को हम वैसे भी कह सकते हैं, हिंदी में अगर नाम लेना चाहें तो इनको हम लिख सकते हैं शुक्राणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं हम, शुक्राणु मात्र कोशिका, जिसको आप स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है ना। और वैसे हिंदी में कह सकते हैं शुक्राणु मात्र कोशिका, ठीक है। तो इस पे इस तरह की लेयर बन जाएगी। एक सेकंड लेयर और बना दीजिए आप इसके ऊपर, ठीक है ना। बना दी ना ये लेयर आपने इस तरह से, स्पर्मेटोगोनिया हो गया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये यहाँ पे क्या करता है कि ये अपने साइज को बढ़ाता है, क्योंकि इसको पोषण चाहिए होता है। और जब ये पोषण लेता है ना तो अपने आकार को बढ़ा लेता है, मतलब ये वृद्धि करता है। तो वृद्धि करने से क्या उसका, जैसे इसको सर्टोलिस कोशिकाओं से पोषण मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, तो ये अपने आकार को बढ़ा लेता है। बढ़ाने के बाद इसका जो नाम हो जाता है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे बोलते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कह सकते हैं या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट भी कह सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लाइन को क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, एक सेल को और बना लीजिए, क्योंकि साइज इसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो साइज जैसे इसका इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इसका नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये नाम हो गया इसका क्या, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। अब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है ना, अब इसमें होता है क्या, डिवीजन होता है। कौन सा, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट होते क्या होता है, यहाँ पे बन जाते हैं ये गोल स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं इस तरह से। एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये किसकी है, स्फेरिकल बना लीजिए, गोल गोल बना लीजिए इस तरह से, ठीक है ना। और ये जब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक्चुअली में अभी तक ये सब जो थे ना डिप्लॉयड थे, द्विगुणित थे, अभी तक ये सब द्विगुणित है। लेकिन जब इसमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें ये बन जाएंगे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट।
और ये बन जाएगी अगुणित। कैसे बन जाएंगे? अगुणित बन जाते हैं। अब अगुणित बनने के बाद में क्या होता है कि इनमें वापस से क्या होता है? अर्धसूत्री सेकंड होता है। अर्धसूत्री सेकंड होगा, और अर्धसूत्री सेकंड होते क्या होगा? ये बन जाते हैं स्पर्मेटिड। यहाँ पे क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जिसको बोलते हैं शुक्राणुपूर्वी। शुक्राणुपूर्वी, ठीक है ना। और ये शुक्राणुपूर्वी भी कैसे होते हैं? गोल होते हैं इस तरह से। ये भी गोल होते हैं इस तरह से। ये गोल बना देते हैं इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो ये शुक्राणुपूर्व बन गए, यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बन गए। अब ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ना वो आगे चल के क्या होते हैं? स्पर्म में, शुक्राणु में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। इस तरह से ये संरचना क्या होती है? अब यहाँ पे ये बना दीजिए, यहाँ पे स्पर्म बन चुके हैं, क्योंकि जब स्पर्मेटेड होंगे वो क्या करेंगे? सर्टोसी सेल में जाके धंस जाते हैं और वहाँ पे जाके क्या करते हैं? नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं और वो शुक्राणु में बदल जाते हैं इस तरह से। ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं ये सबसे पहले क्या करती हैं? अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए माइटोसिस डिवीजन करती हैं, ठीक है। कौन सा? समसूत्रीय माइटोसिस डिवीजन करती है। उसके बाद में क्या बनता है यहाँ पे? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का मीन्स होता है यहाँ पे शुक्राणु मात्र कोशिका, ठीक है ना। अब जब स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे तो स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद क्या होता है कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाते हैं, ठीक है। अब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बदलने के बाद इसमें क्या होता है? यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद उसमें होता है मियोसिस सेकंड, और एट लास्ट क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटिड बन जाते हैं। तो इस तरह की संरचना होती है जो कि आपको इसमें बनानी होती है, और ये प्रैक्टिकल में पूछी जाती है, अब ध्यान रखना। और प्रैक्टिकल में जब देखेंगे तो प्रैक्टिकल में जब इसको करते हैं तो केवल इसकी स्लाइड बनानी होती है, और इस स्लाइड बनाने के बाद इसके केवल 4 लैबलिंग करनी होती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी के बेस पे, और एक क्वेश्चन जो अगर थ्योरी में देखें तो ये सर्टोली का जो फंक्शन होते हैं इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है यहाँ पे वो है, इस तरह से देख सकते हैं अपना टेस्टिस है, प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसका अपन देखें तो जो नर जनतंत्र की बात कर रहे थे उसमें से एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? प्रश्न की संरचना या टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लिया हमने। अब हम देखते हैं यहाँ पे नंबर 2 पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट जो पार्ट हो गया, टेस्टिस कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं नंबर 2 पे आदि प्रश्न, या इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। जैसे कि आपने उसमें डायग्राम देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि एपिडिडाइमस जो होता है वो इस तरह का कोमा शेप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें कि कुंडलित या कॉइलिंग ट्यूब होती है इसके अंदर, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं हम क्या? अधिवृषण या एपिडिडाइमस कहते हैं। इसका बेसिक जो कार्य होता है, बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि साहब ये जो है वो क्या करेगा कि जो स्पर्म बनते हैं उनको स्टोर करता है, उनको परिपक्व करता है, मैच्योर करता है, उनको न्यूट्रिशन देता है, मतलब पोषण भी देता है। तो बस इतना ही करना। बाद में इसके 3 पार्ट भी होते हैं, तो 3 पार्ट के बारे में इतना आपको डिटेल नहीं करना, केवल आपको ये करना कि कॉमन शेप का होता है तो ये, ठीक है, कॉमा के आकार का होता है। दूसरा इसके कार्य क्या होते हैं, यहाँ पे कार्य आप देख सकते हैं। एक तो कार्य हो गया हमें क्या? संग्रह करना। और वैसे अगर आप देखें तो 3 भाग कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? एक तो होता है कैपुट होता है, यहाँ पे कैपुट एपिडिडाइमस होता है। सेकंड जो दे रखा है यहाँ पे कौन सा होता है? कॉर्पस, कॉर्पस एपिडिडाइमस होता है। और थर्ड पे होता है
क्यूडा। तो हिंदी में और इंग्लिश में नाम आपको यही लर्न करने पड़ेंगे। तो कौन सा, कैफोट एपिडिडाइमस हो गया, कॉर्पस एपिडिडाइमस हो गया और क्यूडा भी एपिडिडाइमस हो गया। तो इनके बेसिक कार्य तो यही हो गए। अब पहला स्टोर संग्रह करने का, दूसरा परिपक्वन में सहायता देना, ठीक है ना। ये सारे काम किसके होते हैं, अधिवृषण के होते हैं, एपिडिडाइमस के होते हैं। उसके बाद में अगर हम देखेंगे नंबर 3 पे आता है इसका कौन सा भाग, शुक्र वाहिनी, जिसको बोलते हैं अपन वास डिफरेंस बोलते हैं। तो शुक्र वाहिनी आपने देखा होगा एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होती है, नली जैसी संरचना होती है, जिसमें क्या होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं वो गति करते हैं पूंछ के द्वारा, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगी होती है, अंदर की तरफ लगी होती है, यहाँ पे पक्षमापिकाएं लगी होती हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये शुक्राणुओं को लगातार क्या करते हैं, आगे की ओर धकेलते रहते हैं मूत्र मार्ग की तरफ, जिससे कि वो शरीर से बाहर निकल सके। तो ये तो हो गई क्या, छोटी छोटी पक्षमापिकाएं, जिसको हम सीलिया बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, क्या भरे होते हैं, शुक्राणु भरे होते हैं। और ये शुक्राणुओं को अधिवृषण से कहाँ ले जाते हैं, शुक्राशय में लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो गया शुक्रवाहिनी हो गया। अब शुक्रवाहिनी के बाद में नंबर 4 पे आता है कौन सा, शुक्रवाहिनी के बाद में है यहाँ पे मूत्रमार्ग, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है ना। तो मूत्रमार्ग होता है वो क्या करते हैं कि जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उससे क्या करता है, एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर निकलती, नली जैसी संरचना निकलती है, जो कि मूत्र को और शुक्राणुओं को क्या करती है, शिश्न तक ले जाने का काम करती है। तो इसकी अगर हम देखें तो इसकी आंतरिक संरचना में क्या होते हैं कि संकुचित या संकुचन करने वाली मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो लगातार क्या करती हैं, दोनों को, जनन के समय शुक्राणुओं को और सामान्य रूप से मूत्र को बाहर निकालने में काम करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 5 पे आता है शिश्न। शिश्न तो आपने देखा कि नर में एक मांसपेशी से बना हुआ एक संरचना होती है, जिसको अपने कहते हैं शिश्न कहते हैं, और इसका शीर्ष भाग जो होता है उसको शिश्न मुंड कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है, एक पतली सी त्वचा के द्वारा क्या होता है, ढका हुआ होता है। अगर आप देखेंगे कि इसका अगर हम शिश्न मुंड को अगर हम इसका टीएस सेक्शन कटिंग करते हैं तो इसमें अपने को 2 तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, 2 तरह के ऊतक होते हैं, क्योंकि शिश्न एक ऐसी संरचना होती है जो यूरिन को भी रिलीज करती है, प्लस नर युग्मकों को भी क्या करती है, बाहर निकालती है। तो एक ही क्या होता है, जनन छिद्र होता है, जिसके द्वारा दोनों काम करते हैं नर में, जबकि माताओं में क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका अगर हम शिश्न का टीएस काटते हैं तो इसमें 2 तरह के ऊतक अपने को दिखाई देते हैं। देखिए ऊपर की तरफ जो होता है इसमें क्या होती है, मांसपेशियों के होते हैं, मांसपेशियों से बने हुए होते हैं, तंतु होते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और यहाँ पे होती है इसमें, तो इसमें जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा